Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Dear students, today I am going to discuss about the third chapter Basic Concept of Auditing. अब आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे जो नियरली 21 MCQs हैं विच आर रिलेटेड टू योर चैप्टर नंबर 3. और दो जो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, मैं उनके लिए एक सजेशन ये करना चाहता हूँ कि मेरी बुक एक ऑडिटिंग की जो नवयुग पब्लिकेशन की है, अगर एक बार आप उसमें से टॉपिक केवल निगाह मार लेते हैं, चैप्टर को एक बार रीडिंग कर लेते हैं, रीड करने के बाद अगर आप MCQ पर बैठेंगे, MCQ देखेंगे हमारे इस चैप्टर का, तो विश्वास मानो आपको कभी भी MCQ के आंसर हमें नहीं बताना पड़ेगा, आप खुद बताना शुरू कर देंगे. तो लेट अस प्रोसीड. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बच्चों, ये माउटेज एंड सराफ है. सार्फ, अकॉर्डिंग टू माउटेज एंड सार्फ देर आर. तो माउटेज और सार्फ ने अपनी डेफिनेशन दिया है. उस डेफिनेशन के अंडर में उन्होंने कुछ कंसेप्ट बताए हैं. कंसेप्ट आपको ये देखना है कि माउटेज और सार्फ ने जो अपनी डेफिनेशन दिया है, कंसेप्ट बताए हैं, उसमें 5 प्राइमरी कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग है. यानी ऑडिटिंग के 5 कंसेप्ट हैं. ऑडिटिंग के 5 कंसेप्ट हैं. तो इनको याद रखिए. कौन कौन से कंसेप्ट हैं आप हमारे बुक से देख सकते हैं कि कंसेप्ट कौन कौन सा है. यह आपको फर्स्ट चैप्टर में ही थर्ड चैप्टर में फर्स्ट पेज पर मिल जाएगा. ठीक, 5 कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. अब नेक्स्ट देखें, एविडेंस आर जनरली कलेक्टेड फ्रॉम. एविडेंस कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं? तो एविडेंस तो आप जानते ही हैं ना. Whatever the transactions are made, how transactions have been made, why transaction have been made. तो ट्रांजैक्शन क्यों बनाया गया, तो इसका हमारे पास एविडेंस होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए. और वो प्रमाण हमारे पास क्या हो सकता है? वाउचर्स हो सकता है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, रिसिप्ट्स हो सकती है. यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है, उसका जो भी इवेंट आपके यहाँ पर हुआ है, तो इवेंट क्या हुआ है? आपने फर्नीचर ख़रीदा तो फर्नीचर की रिसिप्ट्स होगी. क्या होगा? वाउचर होगा, डॉक्यूमेंट्स होगा. तो ये जो वाउचर्स एंड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दे आर एविडेंसेज. ये एविडेंस, तो एविडेंसेज आर जनरली कलेक्टेड फ्रॉम वाउचर्स या डॉक्यूमेंट्स. ये आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट देखें, फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग का सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो देखें, ड्यू ऑडिट केयर, फेयर प्रेजेंटेशन, एविडेंस, इथिकल कंडक्ट. तो क्या होना चाहिए बच्चों? सबसे बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपका वाउचर्स होता है, रिसिप्ट्स होता है, एविडेंस होता है. यानी बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग इज सी. आंसर आपका सी होना चाहिए. करेक्ट आंसर सी होना चाहिए. अब देखें, ड्यू ऑडिट केयर एंड ऑडिट सिचुएशन इज. ऑडिट का सिचुएशन क्या है? व्हाट इज सिचुएशन ऑफ ऑडिटिंग? ऑडिटिंग का सिचुएशन क्या है? देखें, पार्टी हैविंग एक्सटेंड टू द केयर टेकन बाय द reasonable man. Next, adequate technical training and proficiency as an auditor, all of the above. तो देखिए बच्चों, जो ऑडिट केयर है, ऑडिट केयर में क्या है? केयर टेकन बाय द रीजनेबल मैन, ये भी बिल्कुल ठीक है. एडिक्वेट टेक्निकल ट्रेनिंग भी होती है उनकी, ये भी ठीक है. एंड प्रोफिशिएंसी
एज एन ऑडिटर, और उसके अंदर ऑडिटर की प्रोफिशिएंसी भी होती है। यानी आपका ए बी सी तीनों आपका ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर शुड बी डी। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड फेयर प्रेजेंटेशन कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। फेयर प्रेजेंटेशन कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग, सबसे पहले तो आप ये समझें कि फेयर प्रेजेंटेशन कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग क्या होती है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नॉट इंक्लूड, नहीं इंक्लूड होती, तो अब आप ये समझ लें कि जो इंक्लूड है, इंक्लूड आपका है, उसमें से एक नॉट इंक्लूड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अकाउंटिंग प्रोप्राइटरी, देखें फेयर प्रेजेंटेशन का ये पार्ट है, अकाउंटिंग प्रोप्राइटरी होगा। एडिक्वेट डिस्क्लोजर ये भी होगा, ये भी फेयर प्रेजेंटेशन है। ठीक, लेकिन इंडिपेंडेंस नहीं होगा, इंडिपेंडेंस नहीं होगा क्योंकि डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है। तो इंडिपेंडेंस क्या है? गलत है। यही आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इम्प्लाइज रियलिटीज ऑफ इंटरप्राइज ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल कंडीशंस। क्या हो सकते हैं? अकाउंटिंग प्रोप्राइटरी है, इंडिपेंडेंस है, एडिक्वेट डिस्क्लोजर है और ऑडिटिंग ऑब्लिगेशन है। यहाँ पर आपको देखना है वे व्हाट इम्प्लाइज रियलिटीज ऑफ इंटरप्राइज, इंटरप्राइज की रियलिटीज क्या है, एंड ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल कंडीशन। तो आपका ऑडिटर, जो ऑडिटर है वो आपके यहाँ क्या करने आया है? अकाउंटिंग की प्रोप्राइटरी को देखने आया है, अकाउंटिंग देखने आया है। अकाउंटिंग जो भी आपने किया है उस पर वो अपना ट्रू एंड फेयर व्यू देने आया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए, यानी ए इज अ रिलेवेंट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखें 7 नंबर, इंडिपेंडेंस डज नॉट इंक्लूड, इंडिपेंडेंस इंक्लूड नहीं करता है। तो इंडिपेंडेंस डज नॉट इंक्लूड यानी 2 एस्पेक्ट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ बिजनेस एंड इंडिपेंडेंस, ये डज नॉट इंक्लूड, ये तो इंक्लूड करता है, 2 एस्पेक्ट्स तो होता है। ऑडिटर शुड सबमिट हिज रिपोर्ट विदाउट एनी प्रेशर, ये भी ठीक है, ये भी करना चाहिए उसे, ऑडिटर की ड्यूटी है ये। एंड सी पॉइंट, ऑडिटर हैव टू वाइजली मेजर द फ्लो इफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द लेबर। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। आपको ये देखना है कि ऑडिटर हैव टू वाइजली मेजर द फ्लो, नहीं करता है। इफ कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द लेबर, ऑडिटर का काम सिर्फ इतना है कि वो अकाउंट को चेक करे और अगर कोई गलती है तो उसे गलत रिपोर्ट बना दे और अगर सही है तो सही रिपोर्ट बना दे, यानी क्लीन रिपोर्ट दे दे या क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दे। तो आपका आंसर जो है सी इनकरेक्ट है, इसे हम नहीं इंक्लूड करते हैं। और लास्ट पॉइंट है, ऑडिटर शुड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इफ देयर इज एनी सस्पिशियस देन ही शुड मेंशन इन हिज, ये आपको पहले ही बता दिया गया, ये बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। करेक्ट इंडिपेंडेंस है, राइट। तो इंडिपेंडेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8, द कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एन ऑडिटर एज डिटरमिन्ड बाय द एसोसिएशन। कोड एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिटर किसने दिया है, किसने बताया? ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, नहीं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, हाँ। ICAI, आपको पहले भी हम आपको बता चुके हैं ICAI। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, हाँ ये भी है, यानी B and C बोथ, B and C बोथ,
यहाँ पर द कोड एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिटर डिटरमिन्ड बाई विच एसोसिएशन, तो दोनों ने किया है, ICAI ने भी, AICPA ने भी। ठीक, तो कोड एंड कंडक्ट बोथ हैव बीन डिटरमिन्ड बाय द बोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, बोथ ऑफ द एसोसिएशंस। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ब्रीच ऑफ इथिकल कंडक्ट विल लीड टू, अगर इथिकल कंडक्ट में ब्रीच होता है तो क्या होगा? पनिशमेंट होगा, डिसरिस्पेक्ट होगा, ऑब्लिगेशन होगा, लायबिलिटी होगा? ना, बिल्कुल पनिशमेंट होगा। सीधे आपका आंसर ए करेक्ट होना चाहिए, पनिश्ड किया जाएगा। अगर इथिकल कंडक्ट में कोई भी आपके इथिकल कंडक्ट खराब रहा है तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? लॉ से मिलेगी, कानून से मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट देखें, एग्जामिन ऑफ बुक्स फ्री फ्रॉम बायस एंड प्रीजुडिस, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स फ्री फ्रॉम। अब देखना यह है कि आप प्रीजुडिस और बायस दोनों से अगर फ्री रहते हैं तो क्या होना चाहिए? ये कहाँ पर बताया गया है? तो ये बताया गया है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस में बायस और प्रीजुडिस दोनों ही एग्जामिन किया जाता है बुक से, यानी आपका आंसर होना चाहिए ए। और प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर अकाउंटिंग का है पार्ट, मटेरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी अकाउंट्स के पार्ट होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस में बताया है बायस और प्रीजुडिस। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इंक्लूड, ऑब्जेक्टिविटी के सिद्धांत में क्या शामिल किया गया है? तो 11 नंबर में ऑब्जेक्टिविटी के सिद्धांत में क्या है? ऑब्जेक्टिविटी में केवल एविडेंस देखना है, केवल प्रूफ देखना है, याद रखिए आप इसे। ठीक, एविडेंस, ऑब्जेक्टिविटी इंक्लूड्स एविडेंस, ऑब्जेक्टिविटी इंक्लूड्स प्रूफ, वाउचर एसेट्रा। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए सी, करेक्ट आंसर सी, 11 का सी। नेक्स्ट देखें 12 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर मीन्स, फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हुआ? वैसे आप समझ लें, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन योर अकाउंट्स, जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके अकाउंट्स में प्रेजेंट होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी अकाउंट्स अनडिस्क्लोज्ड, कोई भी अनडिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या हो गया? आपका रिव्यू ऑफ द फर्म बिल्डिंग, नहीं, बिल्कुल नहीं। फीडबैक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एकदम नहीं। क्लीन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट, हाँ बिल्कुल ठीक है, फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए। हैविंग द परफेक्ट मैनेजमेंट थ्रू अपडेटेड टेक्निक, नहीं। आपका ऑप्शन सी रिलेवेंट आंसर है, यही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों 13 नंबर, एन ऑडिटर हैव टू इंक्लूड ओनली दोज मटेरियल फैक्ट्स विच आर कोरिलेटेड with the organization and should not include immaterial things in auditing report। अब आपको ये देखना है, पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, पढ़ने के बाद फिर आप ऑप्शन देखें कि क्या हो सकता है। देखें, an auditor have to include only those material facts which are correlated with the organization and should not include immaterial things in auditing report। ये बेटा आपका जो अटेंशन है वो डिस्क्लोजर की तरफ ले जा रहा है। कहाँ ले जा रहा है? डिस्क्लोजर की तरफ। इट मीन्स कि जो भी मटेरियल फैक्ट्स है उसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए, मटेरियलिटी शो करना चाहिए। तो ये क्या है? फुल डिस्क्लोजर का पार्ट हो गया, यानी कि बी, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 14, ऑडिट प्रिंसिपल्स आर द बेसिक ट्रूथ विच आर इंडिकेटेड ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो बच्चों याद रखें, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? देखिए, आर्थर डब्ल्यू होलमेंस ने, एडम स्मिथ ने, ल्यूकस पेसियोली ने,
या नन ऑफ द अबव। आपका आंसर होना चाहिए ए। बिल्कुल इसे याद कर लें। डेफिनेशन है ये आर्थर डब्ल्यू होल्म्स का, जिसे आप याद कर लीजिए क्योंकि विदाउट ये डेफिनेशन इन्होंने ही दिया था। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिट टेक्निक्स। ऑडिट टेक्निक का कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है? नहीं है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है बाकी दिया होगा, और नहीं है वो आपको निकालना है। तो टेक्निक आर द बेसिक मेथड्स और टुक यूज फॉर द ऑडिटर, ये ठीक है। टेक्निक्स नीड टू बी चेंज कंटिन्यूसली, मॉडिफिकेशंस, बिल्कुल ठीक है, नई नई मॉडिफिकेशन पर इसे चेंज करते रहना चाहिए। टेक्निक्स आर यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, नहीं बिल्कुल नहीं ना, हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम टेक्निक्स, ऑडिट की टेक्निक्स पूछा जा रहा है तो यहाँ पर यही गलत है, बाकी तो सभी टेक्निक्स हैं, लेकिन सी आंसर आपका गलत हो गया। ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट अ टेक्निक्स, ऑडिट टेक्निक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर। ऑडिटिंग का क्या स्टैंडर्ड है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड आर, ऑडिटिंग का क्या स्टैंडर्ड है? परसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, गाइडेंस टू द ऑडिटर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। ठीक, ऑडिटिंग का परसेप्शन क्या है, स्टैंडर्ड क्या है? तो देखिए, प्रिसेप्ट्स ऑफ ऑडिटिंग और गाइडेंस ऑफ ऑडिटिंग दोनों ही ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड होता है। बोथ साइड से चलना है आपको, तो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट होना चाहिए। जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डज नॉट इंक्लूड। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग डज नॉट, जनरल स्टैंडर्ड में क्या क्या नहीं इंक्लूड करते हैं आपको ये देखना है। एग्जामिनेशन बाय अ पर्सन हैविंग एडिक्वेट टेक्निकल नॉलेज एंड ट्रेनिंग, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है डज नॉट इंक्लूड, तो क्या नहीं शामिल करते ये आपको बताना है। ये तो शामिल करते हैं, एग्जामिनेशन बाय अ पर्सन हैविंग एडिक्वेट टेक्निक नॉलेज एंड ट्रेनिंग, ये इंक्लूडेड है। असाइनमेंट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मटेरियल एटीट्यूड, ये भी इंक्लूड करते हैं हम। और परफॉर्मेंस ऑफ ड्यू प्रोफेशनल केयर, ये भी इंक्लूड करते हैं। अब बेटा जब तीनों इंक्लूड करते हैं तो क्या इंक्लूड नहीं करते, तो डी हो जाना चाहिए आपका आंसर, यानी एडिक्वेट प्लानिंग ऑफ वर्क डन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ बिजनेस, हम बिल्कुल नहीं करते। एडिक्वेट प्लानिंग फॉर वर्क डन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बिजनेस, हमें मैन्युफैक्चरिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें उनके ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि क्या सही है क्या गलत है, बस उनके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिजनेस से या उनके मैनेजमेंट से या उनके मैनेजमेंट टेक्निक से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड वर्क एक्वायर। फील्ड वर्क में स्टैंडर्ड क्या क्या ज़रूरत होती है यह आपको देखना है। नॉलेज है, एविडेंस है, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन है इन पर्टिकुलर्स। नेक्स्ट है इन फील्ड वर्क द वर्क्स इज टू बी एडिक्वेटली प्लान्ड, प्रॉपर्टी सुपरवाइज्ड अंटिल द वर्क इज डन। देखो बच्चों, ये फील्ड वर्क टेक्निक, आपसे फील्ड वर्क पूछा जा रहा है कि क्या क्या एक्वायर होते हैं, तो इसमें ए बी सी सभी जो भी हैं वो सभी स्टैंडर्ड ऑफ फील्ड वर्क हैं, इसलिए आपका ऑप्शन डी रिलेवेंट आंसर होना चाहिए और यही करेक्ट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 19, स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम मीन्स। स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, आप देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19, द रिपोर्ट शैल स्टेट द एडिक्वेट प्रिंसिपल ऑब्जर्व्ड एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर जनरली एक्सेप्टेड और नॉट। ये स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग सिस्टम मीन्स, ये तो रिपोर्टिंग सिस्टम का आपका ऑप्शन ठीक है। बी भी देखिए, इट शुड कंटेन द एक्सप्रेशन इफ ओपिनियन बट नॉट टू द ओपिनियन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी आपका इट कंटेन्स
an expression, it should contain an expression and in opinion but not to the opinion by the expression, ये भी सही है। यानी कि ए और बी दोनों ठीक ऑप्शन आपके लग रहे हैं, तो आपका आंसर सी होना चाहिए। करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 20, रिटन एंड अनरिटन रूल्स अबाउट द इथिक्स आर कॉल्ड एज। रिटन और अनरिटन रूल्स अबाउट द इथिक्स आर कॉल्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 21, इसको एक बार पढ़ें और फिर आप देखें। प्रोफेशनल कोड है या प्रोफेशनल एग्ज़ाम है, प्रोफेशनल मेंबरशिप है या प्रोफेशनल ऑफिस है। देखें बच्चों, रिटन और अनरिटन रूल्स अबाउट द इथिक्स आर कॉल्ड। इथिक्स के अंदर क्या कहते हैं इसे? ये प्रोफेशनल कोड कंडक्ट बिहेवियर होता है, ये हमारा खुद का होता है। मैं जानते हुए भी किसी को नहीं बताता कि मैं क्या करने वाला हूँ या क्या करने जा रहा हूँ, राइट। तो दिस इज प्रोफेशनल कोड, यानी कि ए आंसर आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और बच्चों ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखना है, ब्रेक ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स विल बी कंसिडर्ड एज। ब्रेक ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स विल बी कंसिडर्ड, अगर प्रोफेशनल इथिक्स का ब्रेक होता है तो क्या होगा, ये क्या है? यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर आप ब्रेक ऑफ प्रोफेशनल इथिक्स गलती करते हैं, प्रोफेशनल इथिक्स के अगेंस्ट में चलते हैं, तो इसे क्या माना जाएगा? इसे माना जाएगा कि आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, आपका व्यवहार प्रोफेशनली गलत रहा है, आप अनइथिकल कंडक्ट से आए हुए हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाना चाहिए बी करेक्ट आंसर। और बच्चों ये आपकी टॉपिक चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होती है। यहाँ से आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको नेक्स्ट चैप्टर का मिलेगा। तब तक आप इसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो एक एक ऑप्शन जो मैंने आपको समझाया है कि वो गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, राइट। तो इससे आपको बार बार प्रैक्टिस करने से रिलेवेंसी आ जाएगी और आप किसी क्वेश्चन में रिलेवेंट आंसर ढूंढने में, खोजने में आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम आपको बैठकर एक्सप्लेन नहीं कर रहे होंगे। इसलिए बच्चों आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ऑप्शंस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशंस याद हो सके। ठीक, थैंक यू वेरी मच और हमारे वीडियो के साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।